हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी के सभी लोग। 10th वाले स्पेशली 3 चैप्टर को आपको याद दिला चुके हैं क्या क्या पढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंपॉर्टेंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। ठीक है, थोड़ा सा ऑर्डर को डिस्टर्ब करना हो तो कार्बन एंड कंपाउंड के बाद हम एसिड बेस एंड सॉल्ट को दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि यही इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं बहुत कम समय में आपको याद दिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, याद दिलाने के लिए आए हैं कि ये जरूर पढ़ो और तैयारी करो, अच्छे नंबर लाओ। स्टार्ट किया जाए, टाइम वेस्ट करने का समय है कहां अपने पास, जल्दी से जल्दी खत्म करना है। चलिए, तो कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस पीपीटी में कुछ भी नहीं है बोलने लायक, तो सबको पता है, आगे बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले फिर से देखो, स्टार्टिंग में बॉन्डिंग इन कार्बन होता है। बॉन्डिंग यानी कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है कार्बन में, तो उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको बहुत बार पढ़ाया गया है। जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। लेकिन हम स्टार्ट करना चाहते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह लो या कार्बन कंपाउंड कह लो, हाइड्रोकार्बन ही कहो। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन कहते हैं। इसकी कहानी ये है कि आप कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स देखोगे और इसमें आपको एक भी डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देगा। जैसे ये जो मैंने बनाया है वो है मीथेन, और यहां जो बना है वो है इथेन। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। इधर है इथेन, इधर है मीथेन। डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको नहीं दिखेगा, सिंगल बॉन्ड दिखेगा, तो वह सैचुरेटेड हो गया। आगे आइए, अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ये वाला इथीन जो लिखा है, इथाइन जो लिखा है, तो एल्कीन और एल्काइन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और दो हाइड्रोजन इस तरफ, ये इथीन हो गया। और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और दो हाइड्रोजन इस तरफ, पहले वाले में 4 है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, मेरे सर के पास नहीं दिख रहा है, तो अल्काइन हो गया, और डबल बॉन्ड दिखता है तो एल्कीन हो गया। हो गया कि नहीं? तो अनसैचुरेटेड ये हो गया। चेन एंड ब्रांच्ड, चेन ब्रांच्ड एंड रिंग। चेन का मतलब है, देखिए जैसे यहां नंबरिंग हम शुरू करें तो 1 2 3 4 5, जितने कार्बन है उनकी नंबरिंग लगातार हो गई, तो फिर ये क्या है? चेन, स्ट्रेट चेन एल्केन, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड। और अगर हम नंबरिंग शुरू करें तो 1 2, इधर बढ़ो तो 3, तो ये चेन हो गया बस। तो इधर बढ़ो 3 4 5 6, एक कार्बन बच गया ना, लेकिन वो कंटिन्यूअस नंबरिंग में नहीं आया। तो जो बच गया, जो कंटिन्यूअस नंबरिंग में नहीं आया, उसी को कहते हैं साइड चेन। और अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो उनको ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन या ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिंग का मतलब है, आप रिंग बनाइए, देखिए ये तीनों कॉर्नर, ये ट्राइंगल नहीं है, ये 3 कार्बन है, और तीनों कार्बन में जो बॉन्डिंग है उसके वजह से इसमें एक रिंग बन रहा है, तो उसका नाम साइक्लोप्रोपेन होगा। ये 4 है तो साइक्लोब्यूटेन होगा, 5 है तो साइक्लोपेंटेन, और 6 है तो साइक्लोहेक्सेन। तो इनको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या रिंग हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, रिंग हाइड्रोकार्बन्स। कोई दिक्कत? आगे आइए, लास्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कहानी बहुत है, ठीक है, लेकिन आप बस यही बेंजीन जान लो, ये बेंजीन होता है, इसको हम लाइन बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहानी, ये बेंजीन है। ठीक है, और बेंजीन को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये मान लो मीथेन हो गया, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये देखो ऑर्गेनिक मीथेन हो गया, एक हाइड्रोजन हटाइए और इसको हटाकर हम कोई भी एलिमेंट, मान लो Cl लगा दिया। अब Cl लगाने से क्या होगा, इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर जो पहले नहीं थे। तो इस Cl के वजह से, इस क्लोरीन के वजह से कुछ स्पेशल कैरेक्टर आए, तो क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है। केमिकल बिहेवियर, केमिकल कैरेक्टर में कुछ स्पेशलिटी आ जाएगी, तो वो फंक्शनल ग्रुप है डेफिनेटली। अगर इस Cl के जगह पे मान लो हम इस तीनों को एक साथ CH3 लिख देते हैं और ऐसे बॉन्ड बना देते हैं, OH आ गया,
तो इस OH की वजह से कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाएगा। अगर नहीं लिखा ना मेरे वजह से, देखिए CH3 के बाद देखो यहाँ पे OH आ गया ना, तो ये जो OH है, ये OH, इसके वजह से जो अगर केमिकल कैरेक्टर में डिफरेंस आ गया तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। आगे देखिए CH3 फिर से, और यहां पे अगर हमने COOH लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसकी वजह से केमिकल कैरेक्टर। यानी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which are responsible for chemical behavior or chemical character of an organic compound are called functional groups। ठीक है, ये तमाम फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, अल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, नाइट्राइल को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, एस्टर सॉरी एसीटेट को, एस्टर को, एमाइड को, ठीक है, अमीन और एमाइड, बहुत सारे इसमें हैं, 12th वाले हैं, आपको लिमिटेड ही करना है, आगे आईपीएससी में आएगा। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या है? आप एक फैमिली उठाइए, आप अपनी फैमिली उठाओ, और हमने कहा आप अपने फैमिली में सभी लोगों को एज के रेफरेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको खड़ा कर दो। तो सबसे छोटा बच्चा पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जो भी सबसे बड़ा है। तो एक ऑर्डर बना ना, ये होमोलोगस सीरीज ऑफ योर फैमिली। ठीक है, तो उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर मान लीजिए हम एल्केन लेते हैं, तो एल्केन एक कार्बन से शुरू हो सकता है, मीथेन, तो एक कार्बन ले लो, मीथेन बना लो। अब एक कार्बन के बाद एक और कार्बन बढ़ाओ, एक एक बढ़ाना है, तो 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7 8 9 10। तो एक फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड की उठाइए और मिनिमम सिंपलेस्ट कंपाउंड बनाइए, और एक एक कार्बन बढ़ाते हुए उनके और मेंबर्स बनाइए, 5 6 जितना बना सकते हैं। तो वो जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स आपको मिलेंगे उसी को होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। जैसे इसमें देखो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, ये एल्केन का होमोलोगस सीरीज है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड सो ऑन। तो ये नाम भी है। ठीक है, आईपीएससी नेमिंग पढ़े हो आप, देखो आईपीएससी नेमिंग बहुत डिटेल होता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल में बता रहा हूं। आपको क्या करना है, पैरेंट चेन, आपको एक पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पैरेंट चेन में एक कार्बन आया तो ये वर्ड रूट्स आपको यूज करने हैं 1 से लेके 10 तक, यानी मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, 1 से लेके 10 के लिए रेस्पेक्टिवली। तो अगर मान लीजिए आपके पास है CH3, CH2, CH2 एंड OH, तो ये एक अल्कोहल है, अल्कोहल है, पढ़ चुके हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ा रहे हैं। अब देखो इसमें कार्बन कितने, पैरेंट चेन कितने दिख रहा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो क्या लेना है, प्रोप, तो आप इसको लिखोगे प्रोप। ठीक है, अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, तो प्रोप के बाद क्या होगा, एन प्लस, प्रोपेन पहले से ही मान लेते हैं। अब देखो एल्कोहल है, और एल्कोहल के लिए जो सफिक्स होता है आगे बताएंगे, वो होता है, हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक सफिक्स होता है, अल्कोहल के लिए होता है ऑल, OL। तो यहां से जब तीनों को ऐड करके आप लिखेंगे तो ये होगा, तीनों को ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, ये एक ई हट जाएगा, ANE वाला ई हट जाएगा, प्रोपेनॉल। और अल्कोहल में OH का पोजीशन भी बताया जाता है, तो पहले ही पोजीशन पे है, तो प्रोपेनॉल 1 इसका नाम हो गया, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, बार बार हम आप लोग के सामने आ रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर लिख देते हैं। दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है, इधर लिख रहे हैं, प्रोपेन 1 ऑल, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है आईपीएससी नेमिंग की। देखिए अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं तो देखिए एन लगाना है आपको, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, यानी एल्क, एल्क का मतलब भाई मैथ से लेके डेक तक, और आपको सैचुरेटेड है तो क्या लगाना है, एन, इसमें कुछ भी नहीं हटेगा, और ये नाम हो जाएगा एल्केन, इसमें कुछ नहीं हटता है। ठीक है, अगर आपका अनसैचुरेटेड है, तो अगर डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला है, तो क्या होगा, क्या होगा, एल्क प्लस ENE, यानी क्या बन जाएगा, एल्कीन। अब देखो एल्कीन में इन का पोजीशन बताना पड़ता है, एग्जांपल के लिए देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसकी नेमिंग करनी है तो नंबरिंग करिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो देखो 1 2 3 4 5। इधर से क्यों नहीं किए? डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक आएगा उधर से ही करेंगे। तो 5 है तो हो जाएगा पेंटीन। इन का पोजीशन सेकंड है तो 2, या तो ये नाम, दूसरा नाम पेंट 2 इन, दोनों नाम सही है। अब सेम कहानी एल्काइन के लिए है। एल्कीन के जो एल्क के बाद इन था वो YNE क्या हो जाएगा? एल्काइन। ठीक है, सेम प्रोसेस। ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए नंबरिंग करिए। एल्काइन 2 3 1 जहां भी है वहां लिखते जाइए। ठीक है, अल्कोहल में जाएंगे तो वही अभी आपको बताया मैंने ना कि एल्केन तो रहेगा ही, प्लस अल्कोहल है तो OL क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। देखो ये मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड के लिए देखो अल लगता है, अल, ये देखिए अल, तो एक कार्बन होगा तो मीथेनल, दो कार्बन होगा तो इथेनल, अल लगेगा। और कीटोन के लिए ओन लगता है, ओन। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आपको लिखना है एल्केन प्लस ओइक एसिड, दोनों मिला के क्या बन जाएगा? एल्केनोइक एसिड। देखो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, जितने चाहो उतने बना सकते हो। ठीक है, एस्टर के लिए देखो ये एस्टर है, C डबल बॉन्ड O और ये R। एस्टर को लिखने के लिए सबसे पहले जो R है ना उसको लिखते हैं, यानी लिखते हैं एल्किल। इसके बारे में एक कार्बन का होगा मेथिल, दो कार्बन का होगा एथिल, तीन कार्बन का होगा प्रोपेल, और उसके बाद एल्केनोएट, एल्केन प्लस OH, दोनों को मिला दो तो हो जाता है एल्किल एल्केनोएट, ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब दूसरा सेकंड मोस्ट टॉपिक, आईपीएससी डिटेल वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, पर हम रिकॉल करा रहे हैं, सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला कंबस्शन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबस्शन कराएंगे, दो प्रोडक्ट बनना कंफर्म है, CO2 एंड H2O कंफर्म है, बनेगा ही बनेगा, कोई चांस नहीं है कि ना बने। हम हाइड्रोकार्बन लेके चलते हैं, अल्कोहल लेके चलते हैं, कुछ भी ले लो, तो बहुत ज़्यादा हीट इसमें रिलीज होता है, तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैक्सिमम नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फ्यूल की तरह काम करते हैं, स्पेशली हाइड्रोकार्बन। आप जितने भी फ्यूल यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को बस छोड़ दो। ठीक है, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आ गया है ना, तो उनको छोड़ दो, तो बाकी जितने भी यूज़ करते हैं आप, सब के सब आपके हाइड्रोकार्बन ही हैं, ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करते हैं, तो इसलिए फ्यूल की तरह काम करते हैं। ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करिए और किसमें कन्वर्ट कर दीजिए? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इथेनॉल को ऑक्सीडाइज किया, किसमें चेंज कर दिया? इथेनोइक एसिड में। इसके लिए जो आपको केमिकल लेना है, दो केमिकल याद रखो, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऐसे ही लिखा जाता है। दूसरा, दोनों में से कोई एक लेना है, और KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली OH-। तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडिशन रिएक्शन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल ट्रिपल दोनों में होता है, हम लोग डबल के साथ करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जैसे ये इथीन दिख रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, हाइड्रोजन ऐड करो इनके प्रेजेंस में। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये इसकी भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ निकल याद करो। ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इथीन बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। सब्स्टिट्यूशन एल्केन्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। देखो ये मीथेन दिख रहा है, यह मीथेन। ठीक है, और जब इसका क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसका हाइड्रोजन रिलीज होगा। देखो इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक क्लोरीन मिलकर HCl बना लेंगे और क्लोरीन आ जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूशन, वही जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ रहे थे ना, वही डिस्प्लेसमेंट का सिनोनिम सब्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है, चेन आइसो स्पेशली, एन पेंटेन,
आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। जब भी एन एल्केन लिखा हो तो उस एल्केन के जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनको स्ट्रेट चेन में आपको रखना है। जैसे देखो यहाँ 1 2 3 4 5 पांचों स्ट्रेट चेन में है। यहाँ देखिए जब आइसो लिखा हो, आइसो ध्यान से पढ़ो, तो जितने भी का 5 है ना, देखो 1 2 3 4 5, 5 नहीं 6 है, तो देखो 5 मेन चेन में है और जो छठा है वो किसमें है, साइड चेन में। तो अगर आपके पास जितने भी कार्बन का हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक कार्बन कम कर दो और उसका मेन चेन बना लो, और जो कार्बन आपने कम किया है ना उसको कहीं साइड चेन, तो वो आइसो चेन होता है। तो अगर ये पेंटेन है, ये एन पेंटेन है, ये आइसो पेंटेन है। और नियोपेंटेन क्या होगा, नहीं ये आइसो पेंटेन नहीं है, एक मिनट यहाँ पेंटेन गलत लिखा है, हेक्सेन होगा। 1 नहीं नहीं, सही है सही है सही है, एक बार फिर देखो, भले ही टाइम लगे, देख लीजिए सभी लोग, फिर से देखिए, नंबरिंग गड़बड़ हो गया है, फिर से देखो 1 2 3 4, 4 ही कार्बन मेन चेन में और एक कहाँ है, चेन से बाहर, तो 5 ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन था, वो नंबरिंग में हमसे गलती हो गई है। तो 4 ही कार्बन, मतलब 5 कार्बन का कंपाउंड था हाइड्रोकार्बन, 4 कार्बन को मेन चेन में रखा, एक को बाहर रखा, तो वो आइसो हो गया, आइसोपेंटेन। और अगर एक और कार्बन कम कर दो, देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, ओनली 3, और दोनों सेम कार्बन पे 2 साइड चेन, तो वो नियो चेन हो गया। समझ में आ गया। तो आइसोमेरिज्म पूछा जाता है और आइसोमेरिज्म पूछा जाएगा तो आपको यही करना है, देख लो आप, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब भी टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा क्वेश्चन इससे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। पहला इथेनॉल, इथेनॉल का सोडियम मेटल से रिएक्शन कराओगे तो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, याद कर लो इस रिएक्शन को, ठीक है। अगर हम इथेनॉल का सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे हीट करें तो देखो इस कार्बन से एक H, इस कार्बन से H और यहां से OH, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, देखो CH2 बचेगा, इथीन बन जाएगा। इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल या डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंबस्शन वही कहानी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, तो वही कहानी है। और ये तमाम इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल पढ़ लीजिएगा। एसिड में सबसे पहला कैरेक्टर एस्टरिफिकेशन, दोनों में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अल्कोहल में भी है, कार्बोक्सिल, दोनों में है। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन कराइए, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करिए, एस्टर बनता है, और एस्टर को उसके स्मेल से पहचान लिया जाता है, एक गुड स्मेल, फ्रूटी स्मेल से एस्टर का डिटेक्शन हो जाता है। इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पे। ये क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, ओके, ये ऑयल, डर्ट, ग्रीस, इन सब चीजों को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर इन पे सोप या डिटर्जेंट कुछ भी लगाया जाए तो इनकी ये क्लीनिंग एजेंट होते हैं। अब सोप क्या होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड C15H31COOH और C17H35COOH, ठीक है। ये है स्टीयरिक एसिड, देखो यहाँ लिखा है पामिटिक एसिड, ये है 15 वाला, और स्टीयरिक एसिड ये है, देखो स्टीयरिक एसिड 17 वाला। इनके हाइड्रोजन्स को हटाया जाए, हाइड्रोजन्स को हटाओ, सिर्फ हाइड्रोजन्स को, और वहां पे कोई मेटल लाइए, कौन सा, सोडियम या पोटेशियम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हैं इन एसिड्स के, ये सोप का मेन कंपोजिशन होता है, मेन कंपोजिशन सोप के यही होते हैं। अब सोप का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अभी हमने लिखा था C15H31COONA, मान लो माइनस प्लस, तो COONA जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, देखो कार्बन है यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो, ये इसका वाटर सॉल्युबल या हाइड्रोफिलिक या पोलर इंड होता है। और ये जो C15 दिख रहा है ना, ये लॉन्ग चेन, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये होता है। इसको जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे देखो, जिगजैग और ऐसे ऐसे, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये इसको दिखा रहा है ये पार्ट, और इसको दिखा रहा है ये पार्ट, ठीक है। अब क्लीनिंग एक्शन कैसे करता है, ये मान लीजिए कोई ऑयल, डर्ट या ग्रीस है, जब इस पे हम सोप अप्लाई करेंगे, जब भी सोप अप्लाई करेंगे
तो ये जो ऑयल, डर्ट या ग्रीस होता है, ये ऑयल ड्रॉपलेट लिखा भी है, ये हाइड्रोकार्बन नेचर का होता है, और इसका जो टेल है ये भी हाइड्रोकार्बन नेचर का है। तो इसका टेल इससे कनेक्ट हो जाता है, और जो इसका हेड है यानी ये वाला, ये वाटर से इंटरेक्ट हो जाता है और इस तरह के स्फेरिकल शेप बनाता है जो कोलाइडल रेंज का होता है। इसी को मिशेल कहते हैं। तो जब भी हम सोप या डिटर्जेंट को किसी ऑयल, डर्ट या ग्रीस पे लगाते हैं तो ये उस ऑयल, डर्ट एंड ग्रीस से वो सोप अटैच हो जाता है स्फेरिकली फ्रॉम देयर टेल, उसके टेल के थ्रू अटैच हो जाता है और एक स्फेरिकल शेप बनाता है जिसको क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। देखो मिशेल का ये भी एक तरीका है। और जब इसको हम वॉश आउट करते हैं, तो ये मिशेल डर्ट, ऑयल, ग्रीस के साथ बाहर चला जाता है। दैट इज द क्लीनिंग एक्शन, चाहे सोप का हो या डिटर्जेंट का हो। ठीक है, डिटर्जेंट का एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, ये आर जो है ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, बड़ा चेन है। बात समझ में, मतलब ये ऐसे हो सकता है CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH2 11, ठीक है, और फिर बेंजीन, ओके, और SO3Na, ऐसे लिख सकते हैं आप सिंपल फॉर्म में। ये एक डिटर्जेंट है। ओके, डिटर्जेंट क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ इफेक्टिवली काम नहीं करता है, उसके पीछे एक रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है, वो जरूर आपके नोट्स में हमने कराया है, उसको देख लीजिएगा, कार्डियोवाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो हार्ड वाटर में सोप इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है, तो सोप का ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया और ये है डिटर्जेंट। इसका ये जो पार्ट है ये पोलर पार्ट का काम कर देता है, ये नॉन पोलर का काम कर देता है, और ये हार्ड वाटर के वो केमिकल्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, उनसे इंटरेक्शन नहीं दिखाता है। तो चाहे सॉफ्ट वाटर हो चाहे हार्ड वाटर हो, वो दोनों में डिटर्जेंट परफेक्टली काम करते हैं, और डिटर्जेंट सोप पे स्ट्रांग होते भी हैं क्लीनिंग के मामले में। तो ये डिटर्जेंट की कहानी है। तो ये आपकी कहानी कार्बन एंड कंपाउंड्स की भी मैंने क्विकली आपको बता दिया, आपको रिमाइंड कराया है, याद दिलाया सिर्फ कि ऐसे ऐसे करना है। अब करिए, अभी समय है, अभी एक दिन समय है, करिए, रिवाइज करिए। अब तक फिजिक्स और बायोलॉजी रिवाइज कर रहे थे आप लोग, केमिस्ट्री रिवाइज करिए, और बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, बहुत बढ़िया पेपर आपका होना चाहिए, और होगा, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है मन से, तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर साइंस एग्जामिनेशन, बहुत अच्छा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।